Hello everyone, this is Aditi Pal, final year student from एम्स नागपुर। मेरी नीट में रैंक 4067 थी और मैं गया बिहार से बिलोंग करती हूँ। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसमें मेनली हम जेनेटिक इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के क्वेश्चंस, जिसमें सबसे पहले है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमसे पूछ रहा है, ऑल जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। तो सारे जीन्स जो एक क्रोमोसोम पे होते हैं, they form different groups depending upon their relative distance. They form one linkage group, will not form any linkage groups, form interactive groups that affect the phenotype. तो वो सारे जीन्स जो लोकेटेड होते हैं ऑन द सेम क्रोमोसोम, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लिंकेज ग्रुप का क्या मतलब होता है, तभी हम बता पाएंगे कि ये लिंकेज ग्रुप बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। तो सबसे पहले जीन्स होते क्या हैं? तो जीन्स आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यानी कि जीन्स जो है हमारे पास, जीन्स तो जो जीन्स है हमारे पास, दे आर यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी, यानी वो इंफॉर्मेशन कैरी करेंगे फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। जनरेशंस तक इंफॉर्मेशन कैरी करने का काम होता है जीन्स का। तो जो हेरिडिटी है, हेरिडिटी के यूनिट्स होते हैं हमारे पास जीन्स, ठीक है। और ये जीन्स क्रोमोसोम, ये जीन्स जो हैं वो लोकेटेड होते हैं ऑन द क्रोमोसोम्स। तो वो एक क्रोमोसोम्स पे हो सकते हैं, डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे हो सकते हैं, हर क्रोमोसोम पे जीन्स होते हैं। तो हमें इतना तो समझ में आ गया कि जीन्स के डेफिनेशन क्या है। तो जीन्स आर द यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी विच विल कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जो कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी करेंगे उनका ही नाम होगा जीन्स। तो अब लिंकेज क्या होता है? तो जीन्स जो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं वो एक ग्रुप की तरह रहते हैं, यानी दो जीन्स ए और बी अगर एक क्रोमोसोम पे लोकेटेड हैं तो वो एक ग्रुप बना लेते हैं, एक ग्रुप की तरह रहते हैं, एंड दे आर ट्रांसमिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन। यानी अगर अब ये दूसरे जनरेशन को ट्रांसमिट होंगे तो भी वो ए बी के फॉर्म में ही होंगे, यानी एज अ ग्रुप के फॉर्म में ही होंगे। तो इस फेनोमेनन को हम लिंकेज बोलते हैं, कि जो भी सारे क्रोमोसोम्स सारे जीन्स एक क्रोमोसोम पे होंगे, दे विल फॉर्म अ ग्रुप एंड दे विल गेट ट्रांसमिटेड टुगेदर ओनली। तो टुगेदर ट्रांसमिट होने के वजह से वो लिंकेज ग्रुप हम उसे बोलते हैं, all the genes present on one chromosome. तो all the genes located on the same chromosome, they will form one linkage group, और एक linkage group बना के ये transmit होंगे in the form of that linkage group only, यानी वो सारे genes एक साथ transmit होंगे from generation to generation। तो all genes located on the same chromosome will form one linkage group, ठीक है। तो जो भी जीन्स हमारे एक क्रोमोसोम पे होते हैं वो साथ रहते हैं एंड दे फॉर्म वन लिंकेज ग्रुप, और वो जनरेशंस के थ्रू ट्रांसमिट भी होते हैं, तो साथ ही में होते हैं। तो ये था मतलब हमारा लिंकेज ग्रुप का, एंड ऑल जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम फॉर्म वन लिंकेज ग्रुप। देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, conditions of a karyotype 2n plus 1, 2n minus 1, 2n plus 2 and 2n minus 2 are called। तो अब हमारे पास कैरियोटाइप के कंडीशंस दे रखे हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन। तो सबसे पहले कैरियोटाइप क्या होता है? तो जो कैरियोटाइप है, इट रिप्रेजेंट्स द पेयर्ड एंड ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ अ इंडिविजुअल्स कलेक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। तो हमारे पास जो कलेक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उसका पेयर्ड एंड ऑर्डर्ड, तो उसका जो पेयर्ड एंड ऑर्डर्ड अरेंजमेंट रिप्रेजेंट करने वाला होता है वो होता है हमारा कैरियोटाइप। तो कैरियोटाइप रिप्रेजेंट करता है पेयर्ड एंड ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स कलेक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। अब हमारे पास एन्यूप्लॉइडी क्या है? अब हमें
अगर इनके मतलब नहीं पता, हमें एन्यूप्लॉइडी नहीं पता, पॉलीप्लॉइडी नहीं पता, एलोपॉलीप्लॉइडी नहीं पता, मोनोसोमी नहीं पता, तो हम कैसे बता पाएंगे कि ये सब क्या है? तो हम पहले एक एक करके इन सारे टर्म्स के मीनिंग्स देखेंगे। तो सबसे पहले एन्यूप्लॉइडी क्या होता है? तो aneuploidy is a condition characterized by deviation from the normal chromosome number in a cell nucleus occurring due to failure of segregation of chromatids at the time of cell division। तो हमने सेल डिवीजन का चैप्टर पढ़ा है और हमने उसमें देखा है कि जो सिग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स होता है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, तो अगर हमारे पास इम्प्रॉपर सिग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स होता है तो डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर रहता है। तो फेलियर ऑफ सिग्रीगेशन के वजह से डेविएशन हुआ फ्रॉम द नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एन्यूप्लॉइडी। तो एन्यूप्लॉइडी के केस में जो सेल न्यूक्लियस है उसमें या तो ज्यादा क्रोमोसोम का नंबर होता है या फिर लेस क्रोमोसोम का नंबर होता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक में तो ज्यादा दिख रहा है, एक में कम, एक में ज्यादा, एक में कम। तो हमें कुछ कुछ ये एन्यूप्लॉइडी जैसा ही दिख रहा है जो क्रोमोसोम्स का नंबर है, क्योंकि नॉर्मल तो होना चाहिए था 2n, पर यहाँ पे 2n+1 है, कहीं 2n-1 है। So depending upon the number of chromosomes added or lost from the existing chromosome condition, it is represented by the following karyotypes। तो डिपेंडिंग, क्योंकि प्रॉपर सिग्रीगेशन नहीं हुआ है तो कुछ क्रोमोसोम्स या तो ऐड हो सकते हैं तो कुछ, या फिर कुछ क्रोमोसोम्स हमारे लॉस्ट हो सकते हैं। तो अगर एक क्रोमोसोम हमारा लॉस होता है तो हम उसे मोनोसोमी कहते हैं, 2 क्रोमोसोम्स लॉस्ट होते हैं तो हम उसे नल्लीसोमी कहते हैं, एक क्रोमोसोम ऐड होता है तो हम उसे ट्राइसोमी कहते हैं, और 2 क्रोमोसोम्स ऐड होते हैं तो टेट्रासोमी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा ट्राइसोमी, ये हो जाएगा मोनोसोमी, ये हो जाएगा टेट्रासोमी और ये हो जाएगा नल्लीसोमी, जो कि हमारे टाइप्स हैं किसके? एन्यूप्लॉइडी के। तो हमारा करेक्ट आंसर तो होता है एन्यूप्लॉइडी। अब हम ये भी देख लेते हैं कि इन बाकी टर्म्स के मीनिंग क्या है। तो मोनोसोमी तो हमारा सिर्फ इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 2n-1 को, तो हमारे इन चारों को एक जो सिंगल टर्म डोनेट कर रहा है दैट इज एन्यूप्लॉइडी। तो अब हम देखते हैं पॉलीप्लॉइडी और एलोपॉलीप्लॉइडी का क्या मतलब है। तो जो पॉलीप्लॉइडी है, इट रेफर्स टू द कंडीशन possessing more than 2 complete sets of chromosomes in a cell nucleus। तो नॉर्मली 2n होना चाहिए, अगर इसको छोड़ के कुछ भी हो, 3n 4n हो, तो इसको हम कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। सो दिस इज पॉलीप्लॉइडी, अगर कुछ भी हो 3n 4n, 2n को छोड़ के अगर कुछ भी हो। देन एलोपॉलीप्लॉइडी क्या है? तो एलोपॉलीप्लॉइडी रेफर्स टू द एडिशन ऑफ अ complete set of chromosomes in a cell nucleus from a different species। तो किसी डिफरेंट स्पीसीज से हमारे पास कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आ रहा है इन अ सेल न्यूक्लियस, तो वो हो जाएगा हमारे पास एलोपॉलीप्लॉइडी। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा एन्यूप्लॉइडी, और हमने बाकी सारे टर्म्स की भी मीनिंग्स देख ली। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स एंड परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन शोज। तो डिस्टेंस बिटवीन जीन्स एंड जो परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन है वो हमारा क्या शो करता है? तो जो डिस्टेंस बिटवीन जीन्स है उससे हमारे परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन पे क्या डिफरेंस पड़ता है वो हमें बताना है। तो जब हमारा डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन्स इंक्रीज होता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तो डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन्स इंक्रीज होने से तो चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर है बिटवीन द 2 जीन्स प्रेजेंट ऑन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो हमारा इंक्रीज हो जाता है। यानी आप जितना 2 जीन्स के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे उतना चांसेस इंक्रीज होगा उन 2 जीन्स के क्रॉसिंग ओवर का। और जो हमारे पास क्रॉसिंग ओवर है
that is only directly proportional to the recombination. यानी जितना क्रॉसिंग ओवर होगा उतना हमारा रिकॉम्बिनेशन होगा. So more is the crossing over, more is the chances of exchange of genes and more is the new recombination formed. यानी कि ये हमसे यही बोल रहा है कि जितना आप दो जीन्स के बीच का स्पेस इंक्रीज करेंगे उतना हमारा क्रॉसिंग ओवर इंक्रीज होगा एंड उतना ही हमारा रिकॉम्बिनेशन भी इंक्रीज होगा. इसीलिए जो डिस्टेंस बिटवीन जीन्स है that has a direct relationship with the percentage of recombination. So distance between genes आप increase करेंगे तो crossing over increase होगा, क्रॉसिंग ओवर इंक्रीज होगा तो रिकॉम्बिनेशन हमारा इंक्रीज होगा बिकॉज क्रॉसिंग ओवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन. सो ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा तो ज्यादा हमारा क्रॉसिंग ओवर की वजह से ज्यादा हमारा जीन एक्सचेंज और ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा. सो डिस्टेंस बिटवीन जीन्स एंड परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन shows a direct relationship क्योंकि डिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे हमारा चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन भी जो है वो इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. इफ अ जेनेटिक डिजीज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ phenotypically normal but carrier female to only some of the male progeny, the disease is. ठीक है, अब हमारे पास जेनेटिक डिजीज है, वो जेनेटिक डिजीज है हमारे पास यहाँ पे. तो वो जो है हमारे पास फिनोटिपिकली नॉर्मल फीमेल है पर वो कैरियर है और वो ट्रांसमिट कर रही है ओनली टू द मेल प्रोजेनी. तो वो डिजीज कैसा होगा? तो हमारे पास जो जेनेटिक डिजीजेस होते हैं दैट आर कॉज्ड बाय चेंज ऑफ और म्यूटेशन इन अ पर्सन्स डीएनए सीक्वेंस, वो कौन कौन से टाइप के होते हैं? तो वो ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकते हैं, ऑटोसोमल रेसेसिव हो सकते हैं, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो सकते हैं एंड सेक्स लिंक्ड रेसेसिव हो सकते हैं. तो कैरियर हमारे पास क्या होता है? जो म्यूटेंट जीन्स को कैरी करता है एंड इज केपेबल ऑफ पासिंग द जेनेटिक म्यूटेशन, पर उसमें फिनोटिपिकली नॉर्मल है. यानी कैरियर हम उसी को कहेंगे जिसके पास एक म्यूटेंट जीन है और वो उसको ट्रांसमिट भी कर सकता है पर उसको खुद तो कोई भी डिजीज नहीं है, यानी फिनोटिपिकली वो पूरी तरह से नॉर्मल है, इसलिए उसे हम कैरियर बोलते हैं. यानी कि उसमें डिजीज प्रेजेंट नहीं है पर वो क्षमता रखता है डिजीज को अपने प्रोजेनी को ट्रांसफर करने के लिए और डिजीज उसको अफेक्ट भी नहीं करता, यानी फिनोटिपिकली तो वो पूरी तरह से नॉर्मल है. तो अगर जीन्स हमारे पास एक्स क्रोमोसोम पे हैं तो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ट्रेट एंड शो एक्सप्रेशन ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, देन सच ट्रेट्स आर कॉल्ड एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट. अब हमारे पास जो एक्स क्रोमोसोम्स पे जीन्स होते हैं और वो एक्सप्रेशन तभी दिखाते हैं जब होमोजाइगस कंडीशन में हो, तो उसको हम एक्स लिंक्ड रिसेसिव कहते हैं. तो जो एक्स सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीजेस होते हैं, बोथ द कॉपी शुड बी म्यूटेटेड इन द फीमेल टू एक्सप्रेस द डिजीज्ड फिनोटाइप. ये तो हमें पता है कि अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव होगा, अगर कोई डिजीज एक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो दोनों जीन्स को म्यूटेटेड होना चाहिए ताकि वो फीमेल में हमारे पास जो है डिजीज को दिखा सके. तो डिजीज ट्रांसमिशन इन दिस केस में 50% ऑफ द मेल्स को होगा फ्रॉम द मदर कैरियर बट नॉट टू द फीमेल्स ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन. तो आप समझ सकते हैं अगर हमारे पास जो मदर है वो फिनोटिपिकली नॉर्मल है पर कैरियर है तो वो अपने फीमेल्स को तो नहीं ट्रांसफर करेगी क्योंकि फीमेल में दोनों रिसेसिव जीन्स चाहिए. तो लेकिन मेल्स में अगर एक भी जीन हमारे पास चला गया तो 50% ऑफ द मेल्स जो है वो अफेक्टेड निकलेंगे. सो फीमेल फिनोटिपिकली नॉर्मल है हमारे पास यहाँ पे एंड सम ऑफ हर सन्स, तो आप मेल्स को देख रहे हैं डिजीज्ड हैं, तो जो एक्स क्रोमोसोम फीमेल में है वो म्यूटेंट है इसलिए वो कैरियर है कैरिंग द डिफेक्टिव एलील, और जो मेल सन्स है उसमें ये एक्स क्रोमोसोम जा रहा है विद द कैरियर डिफेक्टिव एलील और वहां पे वो एक्सप्रेस कर रहा है क्योंकि हमें पता है मेल्स का तो एक्स वाई होता है
अगर एक भी हमारा रिसेसिव आ गया तो वो डिजीज शो करेंगे, जबकि फीमेल्स में दोनों रिसेसिव आने चाहिए तभी ही वो डिजीज्ड होंगी। तो यहाँ पे जो कंडीशन होगी वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज के वजह से होगी, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। तभी जो हमारी मदर है वो सिर्फ मेल्स को ट्रांसफर कर रही है, वो फीमेल्स को ट्रांसफर नहीं कर पा रही है, क्योंकि फीमेल्स में दोनों जीन्स हमें चाहिए, दोनों रिसेसिव जीन्स चाहिए फॉर शोइंग द फिनोटाइप। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इन सिकल सेल अनीमिया ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स कोड्स फॉर वैलिन। तो जो हमारे पास सिकल सेल अनीमिया है उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास जो है म्यूटेशन होता है, बेस सब्स्टिट्यूशन होता है फ्रॉम ग्लूटामिक एसिड टू वैलिन। ये हमारे पास क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। सो ये कहाँ होता है, एट द 6th पोजिशन ऑफ द बीटा चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, जहां से हमारे पास सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन होता है एट द 6th कोडॉन। तो जो 6th कोडॉन है ऑफ द बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, तो बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन में जो 6th पोजीशन का अमाइनो एसिड है उसका सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन होता है, और ये चेंज होता है फ्रॉम GAG टू GUG। आपको ये ऐसे ही याद रखना है, और यहाँ से याद रखना है ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन। तो GAG से GUG ग्लूटामिक एसिड टू वैलिन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स कोड्स फॉर वैलिन। तो अगर आपको याद रहेगा तो GAG से GUG ग्लूटामिक एसिड टू वैलिन, तो वैलिन था हमारे पास GUG। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि हमारे पास ग्लूटामिक एसिड का क्या ट्रिपलेट होता है एंड देन वैलिन का क्या ट्रिपलेट होता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। पर्सन हैविंग जीनोटाइप IAIB would show the blood group as AB. दिस इज बिकॉज ऑफ। ठीक है, तो हमारे पास एक पर्सन है, उसके पास जीनोटाइप है IAIB, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो ब्लड ग्रुप उसका AB होगा। तो ये क्यों हो रहा है, तो हमारे पास है ये बिकॉज ऑफ कोडोमिनेंस। अब हमें एक्सप्लेन करना है कि ये कोडोमिनेंस क्या चीज होती है। So codominance is the phenomenon where two alleles express themselves independently when present together. आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे IA भी प्रेजेंट है और IB भी प्रेजेंट है, तो दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करके ब्लड ग्रुप को AB बना रहे हैं। So two alleles will express themselves independently when present together. So ऑफस्प्रिंग जो है उसके पास दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो इसको ये हमें ABO ब्लड ग्रुप में ही देखने को मिलता है। तो इसमें IAIB दोनों था, तो हमारे पास जो बच्चे का ब्लड ग्रुप है वो AB का आता है। ठीक है, तो जो बोथ A एंड B ग्रुप्स आर डोमिनेंट एंड इसकी वजह से हमारे पास AB ब्लड ग्रुप आ रहा है। So individual inheriting the A allele from the mother and B allele from the father has the blood group AB. तो अगर एक बच्चे को A और B एलील्स दोनों मिलते हैं तो उसका ब्लड ग्रुप AB होगा, दोनों ही एक दूसरे को एक्सप्रेस करेंगे। अब हमारे पास हमें देखना है कि बाकी सारे ऑप्शंस का क्या मतलब होता है, प्लियोट्रॉपी क्या है, सिग्रीगेशन क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है। So pleiotropy is the phenomenon in which single gene may control more than one phenotypic trait. ठीक है, तो जो हमारे पास सिंगल जीन है वो मोर देन वन फिनोटाइप्स को अगर अफेक्ट कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। तो ये तो दूसरी चीज हो गई, इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है। देन व्हाट इज सिग्रीगेशन। तो सिग्रीगेशन तब हम बोलते हैं जब एलील्स ऑफ अ पेयर जो हैं सेपरेट करते हैं फ्रॉम ईच अदर such that a gamete receives only one of the two alleles, यानी टू एलील्स के सेपरेशन को तो हम सेग्रीगेशन बोलते हैं। तो ये भी इस क्वेश्चन से कहीं भी रेलेवेंस नहीं ले रहा, तो यहाँ पे भी इसका कोई रेलेवेंस नहीं है।
उसके बाद हमारे पास है ऑप्शन डी जो कि है इनकम्प्लीट डोमिनेंस. सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज व्हेन द phenotype of the F1 is intermediate of the two alleles from the parents in their homozygous state. सो जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वो वही हो गया कि हमारे पास दो एलील्स आ रहे हैं पर जो हमारे पास फिनोटाइप दिख रहा है दैट इज इंटरमीडिएट, यानी दोनों में से कोई भी अपने आप को पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं कर रहे, तो वो हो जाएगा हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस. तो इस केस में हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग है दैट विल नॉट रिजेंबल आइदर पेरेंट, क्योंकि हमें पता है कि इंटरमीडिएट कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, यानी ना तो एक पेरेंट का आएगा ना ही दूसरे पेरेंट का, यानी बीच में कहीं पर हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लाई करेंगे. सो ये हो जाएगा हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब. तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होता है कि जो पर्सन IA-IB जीनोटाइप जिसका होता है वो ब्लड ग्रुप दिखाता है AB, क्योंकि दोनों ही A और B एक दूसरे को एक्सप्रेस करते हैं और इसीलिए हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो AB शो करता है. सो दैट दिस इज बिकॉज ऑफ द फेनोमेनन ऑफ कोडोमिनेंस. ठीक है, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे. तो हमारे पास दे रखा है ZZZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन. अब हमारे पास ZZZW टाइप ऑफ सेक्स, तो हमें पता है, हमें ह्यूमंस का तो पता है XXXY होता है, तो ZZZW किसका होता है हमें ये बताना है. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हमें पता होने चाहिए. तो जो ZZZW टाइप होता है that is seen in fish, reptiles, birds, butterflies and moths. ठीक है, fish, reptiles, birds, butterflies and moths. Then ZZZO type हो जो होता है that is seen in butterflies and moths. Then XXXO type जो है that is seen in cockroach and some roundworms. Then XXXY type of sex determination is seen in mammals and most of the insects. तो हमारे पास दे रखा है ZZZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. तो ये हमारा कहाँ देखने को मिलता है, फिश, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स. तो यहाँ पे हमारे पास फिश तो नहीं दे रखा है, बर्ड्स में हमारे पास पीकॉक है, रेप्टाइल्स एंड सम मॉथ्स. तो यहाँ पे हमारा जो ZZZW पीकॉक में देखने को मिलेगा, क्योंकि बाकी में तो हमारे पास दूसरे टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो देखने को मिलेंगे. कॉकरोच में हमें XXXO टाइप देखने को मिलेगा. देन जो हमारे पास प्लैटिपस है उसमें XXXY देखने को मिलेगा. जो हमारे पास स्नेल है उसमें ZZZO टाइप का देखने को मिलेगा. तो हमारे पास पीकॉक जो है बर्ड्स के कैटेगरी में जो आता है उसी में हमें जो है ZZZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो देखने को मिलेगा. ठीक है, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे. A cross between two tall plants resulted in offspring having few dwarf plants. What would be the genotypes of both the parents? तो हमारे पास दो टॉल प्लांट्स कह रहा है. तो दो टॉल प्लांट्स जैसे ही इस क्वेश्चन ने हमें कहा तो हमारा एक ऑप्शन तो पहले ही गलत हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें पता है टॉल प्लांट्स रहने के लिए एक डोमिनेंट तो रहना ही चाहिए. यानी यहाँ पे दोनों प्लांट्स टॉल, यहाँ पे भी टॉल है, यहाँ पे भी टॉल है, लेकिन यहाँ पे तो एक प्लांट ही डॉर्फ है, तो ये ऑप्शन तो हमारा पहले ही कैंसिल हो जाता है. तो अब हमें देखना है कि A, B और C में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, तो अब आप देखिए, ये जो हमारे पास मोनोहाइब्रिड्स क्रॉस दिए हुए हैं इज अ क्रॉस इन्वॉल्विंग अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल अ क्रॉस बिटवीन अ टॉल प्लांट एंड अ ड्वार्फ प्लांट. ठीक है, अब हमारे पास एक यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कैपिटल टी, यानी कि होमोजाइगस टॉल एंड हेटेरोजाइगस टॉल कैपिटल T स्मॉल t. तो फर्स्ट फाइलियल जनरेशन में क्या हमें मिलेगा,
तो आप देख सकते हैं टीटी और टीटी हमने क्रॉस किया तो टीटी मिला, फिर टीटी मिला, टीटी मिला, टीटी मिला, तो हमें ऐसा मिला। उसके बाद हमने देखा तो हमें सारे टॉल प्लांट्स ही मिले, जबकि यहाँ पे हमें फ्यू डॉर्फ प्लांट्स भी मिलने चाहिए, तो ये तो हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। उसके बाद हमने टीटी देखा एंड टीटी, यानी दोनों हेटेरोजाइगस टॉल हैं, तो हमें क्या मिला, कैपिटल टी टॉल मिला, टॉल मिला, टॉल मिला एंड डॉर्फ मिला। तो यहाँ तो हमें फ्यू डॉर्फ प्लांट्स मिले। अगर हम दोनों कैपिटल टी लेते तो क्या होता, तो अगर आप दोनों कैपिटल टी लेंगे तो आपको सारे ही टॉल मिलेंगे। तो फर्स्ट फीलियल जनरेशन में हमें सारे टॉल मिले, तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। फिर लास्ट तो देखने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपको डॉर्फ प्लांट्स तो मिलेंगे, पर हमने क्वेश्चन में क्या देखा था कि टू टॉल प्लांट्स के बीच होना चाहिए, तो आप ये क्रॉस करवा ही क्यों रहे हैं जब हम आपके पास एक डॉर्फ प्लांट है। आपको क्वेश्चन में टू टॉल प्लांट्स दे रखा है पहले से ही, ठीक है। तो आपको टू टॉल प्लांट्स दे रखे थे और हमसे पूछा गया था कि दो टॉल प्लांट्स हैं आपके पास और आपको क्या करना है, आपको उसका उनको क्रॉस करा के फ्यू डॉर्फ प्लांट्स मिलने हैं। तो हमें कहाँ मिला जो हमें चाहिए था, तो जब हमने हेटेरोजाइगस टॉल और हेटेरोजाइगस टॉल को क्रॉस कराया तो हमें हमारा डिजायर्ड रिजल्ट मिलते हुए दिखा, यानी दोनों टॉल भी हैं, दोनों पेरेंट्स, और हमें फ्यू डॉर्फ प्लांट्स भी मिल रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो इन क्वेश्चंस को हमें ऐसे सॉल्व करना है, हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है ताकि जल्दबाजी में हम कोई गलती ना करें, तो ऐसे हमें सॉल्व करना है। फिर हम आते हैं हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। In a dihybrid cross, if you get 9:3:3:1 ratio, it denotes that। तो एक डाईहाइब्रिड क्रॉस है, उसमें आपको 9:3:3:1 रेशियो मिलता है, तो वो क्या डिनोट करता है, तो अ क्रॉस इन्वॉल्विंग टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग, ऊपर में था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अब हम कर रहे हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस, यानी अ प्लांट विथ येलो एंड राउंड सीड्स को हम क्रॉस कर रहे हैं विथ अ प्लांट विथ ग्रीन एंड रिंकल्ड सीड्स, यानी दो पेयर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को आप टेस्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो जो फिनोटिपिक रेशियो होता है इस कंडीशन में हमें 9:3:3:1 मिलता है, तो हमें बताना है कि इसका क्या मतलब है, इस रेशियो से आप क्या समझ रहे हैं, हमें ये बेसिकली बताना है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो हमारा जो है स्टेट करता है कि व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स, यानी आप जब टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स को का क्रॉस करते हैं, आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, सिग्रीगेशन ऑफ वन कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर कैरेक्टर, यानी जो सिग्रीगेशन हुआ इन दोनों कैरेक्टर्स का दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। सो ये रेशियो है हमारे पास। तो एलील्स फॉर डिफरेंट ट्रेट्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये तो हमें पता है, इसीलिए जो है वो सिग्रीगेट इंडिपेंडेंटली करते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड रिकम्बाइन रैंडमली ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। इट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी विथ वेरी 3:3:1 जो रेशियो है वो हमारे पास जो है in the second filial generation on selfing on first filial generation. So parental combination 9:1 and recombinants 3 and 3. तो हमें इस रेशियो से यही समझ में आ रहा है कि जो टू पेयर्स ऑफ ट्रेट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हुए हैं, क्योंकि वो प्रेजेंट ही डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे थे। तो डिफरेंट क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होने के का मतलब है दे आर नॉट फॉर्मिंग अ लिंकेज ग्रुप, तो वो साथ में इनहेरिट नहीं होंगे, वो अलग अलग ही इनहेरिट होंगे एंड दे विल शो इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, क्योंकि दे विल सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। मल्टीपल एलिलिज्म का केस नहीं है ये, ना ही मल्टीजेनिक इनहेरिटेंस का केस है, और ना ही जो एलील्स हैं वो एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं। द एलील्स ऑफ जो टू जनरेशंस के एलील्स हैं
दे आर सिग्रीगेटिंग इंडिपेंडेंटली, इसीलिए इनका जो इनहेरिटेंस है वो भी इंडिपेंडेंट हुआ है एक दूसरे से. सो द रेशियो ऑब्टेन्ड इज 9:3:3:3:1. ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9. देन क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिजल्ट इन वेरिएशंस अमंग सिबलिंग्स. तो हमारे पास सिबलिंग्स हैं, उनके बीच का वेरिएशन नहीं होगा अगर, तो किसके वजह से नहीं होगा हमें वो बताना है. सो हमें पता है कि जो हमारे पास लिंकेज है वो ही हमारे जीन्स को जो है एक साथ ट्रांसमिट होने के लिए प्रमोट करता है. अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स का क्या मतलब है? ठीक है, तो जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है हमारे पास उसका क्या मतलब है, एंड देन जो हमारे पास म्यूटेशन है एंड क्रॉसिंग ओवर है उनका क्या मतलब है. सो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब है कि जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, वेरियस जीन्स जो उसमें हैं वो सेपरेट करते हैं एक दूसरे से अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि जो जीन्स हैं एक दूसरे से सिग्रीगेट करेंगे और उनका इनहेरिटेंस भी सेपरेटली होगा, तो उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. और जो मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है, दैट इज अ गुड इलस्ट्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. सो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से तो हमारा वेरिएशन आएगा क्योंकि सेपरेटली हमारा सिग्रीगेशन हो रहा है. उसके बाद जो क्रॉसिंग ओवर है वो तो हमने मियोसिस में पढ़ा था कि जब क्रोमोसोम्स ऑफ सेम काइंड को हम पेयर करते हैं टुगेदर, सो क्रॉसिंग ओवर जो है वो होती है इन केस ऑफ मियोसिस. एंड क्रॉसिंग ओवर के वजह से ही हमारा एक्सचेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, एंड एक्सचेंज होने के वजह से ही जो हमारे पास वेरिएशंस हैं वो हमारे आते हैं. सो क्रॉसिंग ओवर से भी वेरिएशन आएगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से भी वेरिएशन आएगा. देन म्यूटेशन क्या है? सो म्यूटेशन इज अ चेंज इन अ जीन्स स्ट्रक्चर विच इज हाउ इनहेरिटेंस वर्क्स. सो म्यूटेशन नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ तो चेंज आ रहा है, कुछ तो म्यूटेट हो रहा है. तो म्यूटेट जब होगा तो चेंज आएगा. चेंज ही का मतलब है हमारे पास वेरिएशन. सो वेरिएशन आ रहा है, चेंज हो रहा है, इसका मतलब है हमारे पास कि जो हमारे पास वेरिएशन है आएगा जब हमारे पास म्यूटेशन होगा. ठीक है, सो म्यूटेशन इज अ चेंज इन जीन्स स्ट्रक्चर एंड इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स नोन एज म्यूटाजेंस आर व्हाट ट्रिगर म्यूटेशंस. सो हमारे म्यूटेशन होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं. सो म्यूटेशन से भी हमारा वेरिएशन आएगा. जबकि लिंकेज जो है वो डिस्क्राइब करता है हाउ क्लोजली जीन्स और अदर डीएनए सीक्वेंसेस आर लोकेटेड टू वन अनदर ऑन द सेम क्रोमोसोम. यानी एक क्रोमोसोम पे जो जीन्स हैं वो कितने क्लोजली एसोसिएटेड हैं उसको डिनोट करता है लिंकेज. सो इससे क्या होता है, इससे हमारा जो लाइक्लीहुड है कि वो साथ में इनहेरिट होंगे वो बढ़ जाता है. जितने पास होंगे वो उतना मुश्किल हो जाएगा उनको सेग्रीगेट करना, तो वो साथ ही में इनहेरिट होते जाएंगे. उसके बाद न्यूमरस फैक्टर्स इंक्लूडिंग सिलेक्शन, द रेट ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन रेट, genetic drift, mating system, population structure and genetic linkage all have an impact on linkage disequilibrium. So linkage का by and large क्या मतलब है कि कितना closely कोई दो जीन्स एसोसिएटेड है. जितने ज्यादा वो एसोसिएटेड होंगे उतना ज्यादा उनको अलग करना मुश्किल हो जाएगा, तो वो साथ में ही इनहेरिट होंगे. तो इसके वजह से हमारा वेरिएशन जो है वो नहीं आएगा. जाहिर सी बात है, कोई दो चीजें अगर हमेशा साथ में इनहेरिट हो रही हैं तो उसमें क्या ही वेरिएशन हम लेके आ सकते हैं. इसका मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारे पास लिंकेज. ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 10. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे. क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, मेंडल्स लॉ ऑफ independent assortment holds good for genes situated on the. जो independent assortment
का मेंडल ने लॉ दिया था वो कौन से जीन्स के लिए ज्यादा एप्रोप्रिएट है? क्या नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे सिचुएटेड जीन्स, या फिर होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे सिचुएटेड जीन्स, या फिर हमारे पास एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक एलिमेंट, या फिर सेम क्रोमोसोम? ठीक है, तो किसके लिए ये मोस्ट एप्लीकेबल है? तो आप ही सोचिए, जो जीन्स होते हैं उनके दो ऑल्टरनेटिंग फॉर्म्स होते हैं, एलील्स। अब जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें डीएनए को पैकेज किया जाता है इनटू क्रोमोसोम्स, एंड जो क्रोमोसोम कंटेन्स टू क्रोमैटिड्स नोन एज सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, उनमें आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए होते हैं। Thus, the same gene will be present at the same position on the chromatids. They will contain identical alleles of the genes as their genetic material is identical. ठीक है, तो अब ये हमारे साथ बात कर रहे हैं कि क्रोमैटिड्स में जीन का पोजीशन तो सेम होगा क्योंकि उनके पास आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल है। अब जो डिप्लॉइड सेल्स होते हैं उनमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन पेयर, and one chromosome of each pair is inherited from the father and other one from the mother. Each pair of chromosomes are known as homologous chromosomes. In case of homologous chromosomes, both the chromosomes will contain the same gene at the same position, but the alleles may or may not be identical. ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें जीन्स जो है सेम पोजीशन पे होंगे, पर एलील्स का आइडेंटिकल होना जरूरी नहीं है क्योंकि एक तो मदर से आया है और एक फादर से आया है, इसलिए एलील्स हम नहीं कह सकते कि आइडेंटिकल होंगे या नहीं होंगे। जबकि a pair of homologous chromosomes will segregate during meiosis. Each daughter cell receives only one chromosome from a pair of homologous chromosome. जबकि जब हमारे पास when more than one gene is present on the same chromosome, तो alleles may or may not segregate independently during meiosis. This is because distance कम हो जाता है तो crossing over जो है होना जरूरी नहीं है, क्योंकि distance कम हो गया वो साथ ही में inherit कर जाएंगे. Thus there is very less chances of exchange of genetic material to occur between two homologous chromosomes during meiosis. ठीक है, therefore mostly parental combinations will be observed in progeny. तो हमारे पास जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनके बीच में सेग्रीगेशन होना बहुत ही मुश्किल है. सो मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो बोलता है कि when two pairs of traits are considered, the segregation of one pair of traits is independent of the other. But if the traits are present on the same chromosome, their segregation won't be independent of each other. जबकि अगर वो नॉन होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पे हैं तो उनका सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंटली हो जाएगा. अगर होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे हैं तो वो बहुत मुश्किल है कि उनका जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो हो भी पाए. तो हम यहाँ क्या चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो, तो हम क्या चूज करेंगे? नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स. तो आसानी से जो हमारा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो हो पाएगा. तो इसीलिए हमने क्या चूज किया? तो हमने चूज किया नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स. ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे. ओकेजनली अ सिंगल जीन में एक्सप्रेस more than one effect, this phenomenon is called. तो जब एक सिंगल जीन मोर देन वन इफेक्ट को शो करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्या हम उसे मल्टीपल एलेलिज्म बोलते हैं, मोजाइसिज्म बोलते हैं, प्लियोट्रॉपी बोलते हैं, या पॉलीजेनी बोलते हैं? तो अब जब एक जीन मोर देन वन इफेक्ट दिखाता है तो हम उसे मल्टीपल एलेलिज्म कहते हैं. ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है? सो मल्टीपल एलील्स का मतलब है मोर देन टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन. जैसे कि आप एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में देख लीजिए, जो आई जीन है उसके 3 डिफरेंट फॉर्म्स हैं. आई ए है, आई बी है एंड आई ओ है, which determine the surface antigens of RBCs. So आई ए 3 फॉर्म्स हो गए हमारे पास. जो आई जीन है उसके आई ए हुआ, आई बी हुआ एंड आई ओ हुआ. तो ये 3 डिफरेंट फॉर्म्स 3 डिफरेंट इफेक्ट्स दिखाते हैं, तो इसीलिए इसको हम मल्टीपल एलेलिज्म कहते हैं. अब मोजाइसिज्म क्या है? मोजाइसिज्म इज अ कंडीशन
in which cells with different genetic composition are present in the same organism. यानी सेल्स में जो डिफरेंट जेनेटिक कॉम्बिनेशन है वो सेम ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, तो हम उसे मोजाइसिज्म कहते हैं. Then pleiotropy is a genetic condition when a single gene influences two or more distinct phenotypic characteristics or traits. That is, a single gene influences multiple traits. तो अगर हमारे पास एक सिंगल जीन है और वो मोर देन वन ट्रेट को इन्फ्लुएंस कर रहा है तो उसे हम कहते हैं प्लियोट्रॉपी. सो प्लियोट्रॉपी इज अ जेनेटिक कंडीशन जहाँ पे सिंगल जीन विल अफेक्ट मोर देन वन ट्रेट्स. Then polygyny is a type of inheritance when the phenotype of a trait is influenced by more than one gene. तो यहाँ पे एक जीन जो है मेनी phenotypic characteristics को अफेक्ट कर रहा था, जबकि पॉलीजेनी उल्टा है हमारे पास. पॉलीजेनी में जो मेनी मोर देन वन जीन है वो एक phenotype को अफेक्ट कर रहे हैं. So pleiotropy and polygyny are opposites of each other. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक जीन टू और मोर डिस्टिंक्ट फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक्स को अफेक्ट कर रहा है, जबकि यहाँ पे मोर देन वन जीन एक फिनोटिपिक ट्रेट को अफेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे. क्वेश्चन नंबर 13 हमसे बोल रहा है, इन अ सर्टेन टैक्सॉन ऑफ इंसेक्ट्स सम हैव 17 chromosomes and the others have 18 chromosomes. The 17 and 18 chromosome bearing organisms are. ठीक है, तो अब हमारे पास 17 chromosomes है and 18 chromosomes है. ये कुछ हमारा जैसा हमारे बॉडीज में भी होता है. तो सेक्स क्रोमोसोम्स जो है दे आर अ स्पेसिफिक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स रिप्रेजेंटिंग द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल. ठीक है, डिसिमिलर सेक्स क्रोमोसोम्स. तो हमारे पास XX XY होता है, XX XO होता है, ZW ZZ होता है, एंड जो XX XO सेक्स डिटर्मिनेशन है दैट इज फाउंड इन सम इंसेक्ट्स. ठीक है, द मेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय XO एंड फीमेल एज XX. तो आप जब XO से रिप्रेजेंट करेंगे तो आप इसको एक ही काउंट करेंगे, जबकि XX में ये 1 and 2 हो जाएगा. तो जो मेल है उसमें एक कम होगा. Males have only one X chromosome besides the autosomes, whereas females have a pair of X chromosomes beside the autosomes. यानी autosomes तो होंगे ही, जैसे हमारे पास 23 plus XY होता है and 23 plus XX होता है, तो autosomes को छोड़ के 2 X chromosomes होते हैं फीमेल्स के पास, जबकि autosomes को छोड़ के एक X chromosome होता है मेल्स के पास. ठीक है, तो the 17 and 18 chromosome bearing organisms are males and females. तो males में एक कम होगा. So ये जो 17 chromosomes वाला है वो male हो जाएगा and 18 chromosomes वाला female हो जाएगा. So males and females respectively जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, फिर हम आते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14. The inheritance pattern of a gene over generations among humans is studied by pedigree analysis. Character studied in the pedigree analysis is equivalent to. अब हम जो pedigree analysis करते हैं उसमें कौन सा कैरेक्टर हम जो है स्टडी करते हैं. So pedigree analysis is done to study the pattern of inheritance of a gene or a trait that is dominant or recessive in a family. तो हम बेसिकली पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को स्टडी कर रहे हैं और उसी को हम नाम दे देते हैं एज पेडिग्री एनालिसिस. ठीक है, हमने पेडिग्री एनालिसिस नाम दे दिया. अब उसमें हम स्टडी क्या कर रहे हैं. सो जो ट्रेट्स इन्वॉल्व होते हैं पेडिग्री एनालिसिस में, तो पेडिग्री एनालिसिस में हम या तो ऑटोसोमल डोमिनेंट कर सकते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स देख सकते हैं, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट देख सकते हैं, या सेक्स लिंक्ड रिसेसिव देख सकते हैं. So the pattern of inheritance of Mendelian disorders can be traced through pedigree analysis. सही बात है. If the pattern of inheritance of any of the traits follows Mendel's law of inheritance, such traits are called Mendelian traits. तो जब हम pattern of inheritance को study करते हैं, तो अगर pattern of inheritance जो है हमारा मैच होता है
with the Mendel's law of inheritance, तो हम उसको क्या बोलते हैं, Mendelian traits बोलते हैं. Hence character studied in the pedigree analysis is equivalent to Mendelian trait. तो जो भी हम कैरेक्टर स्टडी करते हैं इन द पेडिग्री एनालिसिस, और पेडिग्री एनालिसिस है क्या, तो स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ जो भी हमारे पास ट्रेट्स है दैट आर डोमिनेंट और रिसेसिव, उसी को हम कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस. और उसमें जो भी हम स्टडी करते हैं उसको मेंडेलियन ट्रेट्स बोलते हैं. फिर हमारे पास पॉलीजेनिक ट्रेट क्या होता है. सो पॉलीजेनिक ट्रेट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मोर देन वन जीन. जैसे हमारा स्किन कलर, आई कलर एंड हाइट होता है, वो मोर देन वन जीन से अफेक्टेड होता है. स्किन कलर काफी जीन से अफेक्ट हो सकता है, आई कलर भी हमारा काफी जीन से अफेक्ट हो सकता है, एंड हाइट भी हमारा काफी जीन से अफेक्ट हो सकता है. सो ये हो गया पॉलीजेनिक ट्रेट. उसके बाद मैटरनल ट्रेट क्या है. सो मैटरनल ट्रेट जो है दैट आर पास्ड ऑन फ्रॉम द मदर टू द ऑफस्प्रिंग. सो जो माँ से ऑफस्प्रिंग के पास आता है उसको हम बोलते हैं मैटरनल ट्रेट्स. फिर हमारे पास क्वांटिटेटिव ट्रेट क्या चीज है. तो क्वांटिटेटिव ट्रेट इज अ मेजरेबल phenotype like height of an individual that depends on many genes and the environment. अब क्वांटिटी है, अब देखिए आपकी हाइट है, वो एक मेजरेबल फिनोटाइप है, और ये जो मेजरेबल फिनोटाइप है वो काफी चीजों पे डिपेंड कर सकता है, काफी सारे जीन्स पे एंड फाइनली द एनवायरनमेंट पे, एंड मेनी फैक्टर्स हो सकते हैं जो हाइट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करें. सो दैट इज क्वांटिटेटिव ट्रेट. ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे. It is said that Mendel proposed that the factor controlling any character is discrete and independent. His proposition was based on. So अब बोल रहा है कि ये मेंडल ने प्रपोज किया. ये कैसे प्रपोज कर दिया उसने, क्या उसने एक्सपेरिमेंट किया या कुछ भी किया जिससे उसको ऐसा पता चला. ठीक है, तो डिस्क्रीट नेचर ऑफ जो मेंडेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमें कैसे पता चलता है. So there was no blending of characters or traits in the progeny observed by Mendel. This was evident when a tall and a short plant were crossed. No medium height plants were observed. In F2 generation, the recessive traits got expressed without any blending. That means that the factors were discrete and independent of each other. So जो observations थी मेंडल की, that offspring of a cross made between the plants having two contrasting characters shows only one character without blending. उसने मेंडल को बताया कि कैरेक्टर्स जो है डिस्क्रीट और इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कोई भी ब्लेंडिंग इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स हमें आसानी से हमें देखने को ही नहीं मिलते, हमें एक्सट्रीम्स ऑफ द कैरेक्टर्स ही देखने को मिलते हैं. सो इसके वजह से जो हमारा मेंडल है उसने उसने ये प्रपोज किया. अब as per law of independent assortment, when two pairs of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of characters is independent of the other pair of characters. So मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किया dihybrid cross between homozygous pea plant with round and yellow seeds and wrinkled green seeds due to segregation of alleles of the genes responsible for seed color and seed shape, followed by fertilization, the first filial generation produced round yellow seeds dominant, and the second F2 generation included round green seeds, round yellow seeds, wrinkled green seeds and wrinkled yellow seeds. So observations जो मेंडल को मिली कि the offsprings of a cross made between the plants having two contrasting characters shows only one character without blending. तो हर जो एक्सपेरिमेंट मेंडल ने कंडक्ट किया उसमें उसको मिला कि कोई भी ब्लेंडिंग नहीं हो रही है. जो हमारे पास एक्सट्रीम कैरेक्टर्स हैं हमें वो ही देखने को मिल रहे हैं, एक ही कैरेक्टर देखने को मिल रहा है विदाउट एनी ब्लेंडिंग. तो इससे मेंडल ने प्रपोज कर दिया द फैक्टर कंट्रोलिंग एनी कैरेक्टर इज डिस्क्रीट एंड इंडिपेंडेंट. ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे.
two genes A and B are linked in a dihybrid cross involving these two genes. The F1 heterozygote is crossed with homozygous recessive parental type AABB. ठीक है, and what would be the ratio of the offspring in the next generation? ठीक है, अब जो है हमारे पास डाइहाइब्रिड क्रॉस हो रहा है यहाँ पे, एंड टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस में. सो इन द गिवन क्वेश्चन देयर आर टू जीन्स, ए और बी हमारे पास दो जीन्स हैं, और ये भी दिया हुआ है कि ये दोनों लिंक्ड है, यानी इनके बीच की स्पेस जो है वो बहुत कम है, यानी ये मोस्टली जो है क्रॉस ओवर बिल्कुल नहीं होंगे. सो अब डाइहाइब्रिड क्रॉस हो रहा है इन्वॉल्विंग दीज टू जीन्स. तो ये आप देख सकते हैं ए बी बी कैपिटल है, और इसके साथ हो रहा है स्मॉल ए एंड स्मॉल बी. तो क्या होगा अब हमारे पास, क्रॉस हुआ बिटवीन डोमिनेंट phenotype F1 with unknown phenotype and a homozygous recessive parent is called a test cross. So in the given question, the F1 heterozygous progeny is crossed with homozygous recessive parental type. ठीक है, तो हम यहाँ पे हेट्रोजाइगस इसको क्रॉस करेंगे स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ. तो क्या होगा, इन दिस केस द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2 is 1:1, क्योंकि हमारे पास जो कैपिटल ए और कैपिटल बी है वो हमको पहले ही बता दिया था कि ये दोनों तो लिंक्ड है, यानी लिंक्ड है. अब तो इसका क्या मतलब है, ये दोनों तो सेपरेट ही नहीं होंगे, ये दोनों को आपको साथ ही में रखना पड़ेगा. तो यहाँ पे जो ए और बी हैं, दे विल ऑलवेज रिमेन टुगेदर. तो हमारे पास ये तो साथ ही में रहेंगे, और अगर ये साथ में रहेंगे तो उनके क्रॉस ओवर भी नहीं हो पाएगा. तो हमें क्या मिलेगा कि हमें 1:1 रेशियो सीधा सीधा मिलेगा, क्योंकि कोई भी क्रॉसिंग ओवर जो है वो तो होगी ही नहीं, बिकॉज जीन्स जो है लिंक्ड है एंड दे आर लोकेटेड इन द सेम क्रोमोसोम एंड दे रिमेन टुगेदर इन द गैमेट्स. This is due to the inability of linked genes to segregate and assort independently. तो जो linked genes हैं वो ना तो segregate कर सकते हैं और ना ही assort कर सकते हैं, तो वो साथ ही में रहेंगे और साथ ही में inherit होंगे, and they will be inherited together in the gametes. और इसके वजह से जो हमारे पास रेशियो आएगा वो 1:1 करके आएगा, क्योंकि ना ही सिग्रीगेशन हो रहा है, सिग्रीगेशन नहीं हो रहा है, सो दे वोंट क्रॉस ओवर एंड उनका असॉर्टमेंट भी नहीं होगा. तो वो एक साथ ही ट्रैवल करेंगे टू द नेक्स्ट जनरेशन. सो इनका जो रेशियो है हमारा 1:1 ही आएगा. ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे. इन द F2 generation of a Mendelian dihybrid cross, the number of phenotypes and genotypes are. तो हमारे पास यहाँ पे दे रखा है एक F2 Mendelian dihybrid cross. तो हमें ये मोस्टली हमारे एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है डाइहाइब्रिड क्रॉस. तो हमें इसके रिजल्ट जो है मोस्टली इतने बार हम कर लेते हैं कि हमें याद हो जाते हैं. सो हमने राउंड येलो सीड्स को क्रॉस किया है विद ग्रीन रिंकल्ड सीड्स. तो जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो क्या आते हैं, तो हमारे पास 9:3:3:1 आता है. दैट इज राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन. ठीक है, तो राउंड येलो तो हमने पेरेंटल ही लिया था एंड रिंकल्ड ग्रीन हमने पेरेंटल लिया था. साथ ही हमें दो रिकॉम्बिनेंट्स मिले, यानी राउंड ग्रीन मिल गया एक तो और रिंकल्ड येलो मिल गया. सो इनका रेशियो है 9:3:3:1. तो हमें फिनोटाइप्स कितने देखने को मिल रहे हैं, तो फिनोटाइप्स हमें 4 देखने को मिल रहे हैं. क्या क्या, राउंड येलो है एक, देन राउंड ग्रीन, देन रिंकल्ड येलो है एंड फाइनली रिंकल्ड ग्रीन है. तो ये 4 टाइप्स फिनोटाइप्स हमें देखने को मिल रहे हैं. देन जीनोटाइप्स कितने देखने को मिल रहे हैं, सो जीनोटाइप्स यानी जीन्स जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. अब आप ही देखिए यहाँ पे कितने जीनोटाइप्स हैं. तो एक तो ये है हमारे पास, दूसरा ये है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9वां. यानी हमें टोटल अगर हम इस क्रॉस को देखें तो 9 जीनोटाइप्स हैं. तो ये हम बार बार इस क्रॉस को नहीं बनाएंगे. हमें ऐसा पता होना चाहिए कि जो मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस है उसमें हमें
4 phenotypes देखने को मिलते हैं एंड 9 डिफरेंट जीनोटाइप्स देखने को मिलते हैं। तो 4 phenotypes एंड 9 डिफरेंट जीनोटाइप्स, तो 4 phenotypes हमने देख लिए कौन कौन से हैं, फिर 9 डिफरेंट जीनोटाइप्स भी हमने देख लिए कि कौन कौन से हैं, तो ये हमें याद रहना चाहिए। सो इन द F2 generation of a Mendelian dihybrid cross, the number of phenotypes and genotypes are, so phenotypes will be 4 and genotypes will be 9. So option D is our correct answer. ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18. मदर एंड फादर ऑफ अ पर्सन विथ O blood group have A and B blood group. What would be the genotype of both mother and father? अब आप खुद ही सोचिए कि O तो हमारा रिसेसिव है, A डोमिनेंट है, B डोमिनेंट है, ठीक है। तो मदर के पास A है एंड फादर के पास B है, तो या तो वो IA हो सकता था, IA हो सकता था, IBIO हो सकता था और IO हो सकता था। तो हमें बताना है कि ये तो हमारे बच्चे का जीनोटाइप्स है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप O है, यानी कि यही होगा हमारे पास, ये सब नहीं हो सकता। इस केस में ब्लड ग्रुप A होगा, इसमें AB होगा एंड इसमें B होगा, यानी बच्चा तो हमारा ये वाला है। और ये तभी पॉसिबल होगा जब दोनों मदर एंड फादर के पास एक O होगा, यानी दोनों ही हेट्रोजाइगस होंगे, यानी बोथ मदर एंड फादर शुड बी हेट्रोजाइगस फॉर ब्लड ग्रुप A एंड ब्लड ग्रुप B, तो तभी उनके पास एक O होगा और तभी वो अपने बच्चे को एक O दे पाएंगे और उसका ब्लड ग्रुप जो है वो O हो पाएगा। यानी इस कंडीशन में दोनों ही मदर और फादर उनको हेट्रोजाइगस रहना चाहिए, तभी हमारे पास जो बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप जो है वो O होके निकलेगा, ठीक है। तो ऐसे हमें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे कोडोमिनेंस का फेनोमेनन आ जाता है, यानी A और B अगर साथ में है तो दोनों ही डोमिनेंट हो जाते हैं, अदरवाइज A इज डोमिनेंट एंड B इज डोमिनेंट एंड O इज रिसेसिव, इतना हमें याद रखना है, ठीक है। तो ये था हमारे पास लास्ट क्वेश्चन ऑफ MCQs। तो हम आज के लिए MCQs तक ही सॉल्व करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो ये चैप्टर थोड़ा सा समझने के लिए मुश्किल है, तो आपको इसको बार बार सॉल्व करना पड़ेगा, बार बार समझना पड़ेगा, तभी ये आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप इसके क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।